हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सर्वेश श्रीवास्तव वेलकम्स यू ऑल वंस अगेन एट अवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एवरीडे यहाँ पर आता हूँ इस चैनल पे और आपको एवरीडे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लगभग हर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है। अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स आपको देना ही होगा। और प्रीलिम्स में हर ब्रांच के स्टूडेंट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप निटी मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर CII आईपेट के लिए अगर आप देख रहे हैं, और या फिर अगर आप वेरियस IIT से एमटेक करने के लिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एमटेक करने की सोच रहे हैं, तो भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ। सबसे पहले आप लोग तो ये जान लीजिए कि ये मेरा लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मेक बाई सर्वेश 10। सर्वेश 10 है, मेक बाई सर्वेश 10, याद रखिएगा। लिंक नहीं, मतलब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये मेरा प्रोफाइल है और ये है हमारी टीम, जिसको आप लोग पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर प्रोजेक्ट कैरी आउट किए जा रहे हो, वहां पर कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, यही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 टाइप के प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला टाइप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि यहाँ पर ये जो टाइप है, इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव मैनेजर या जनरल मैनेजर होता है। सबसे ऊपर एग्जीक्यूटिव मैनेजर या जनरल मैनेजर होता है। जिसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। जिसके नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं। ये फंक्शनल मैनेजर एक हो सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हो, दूसरा हो सकता है सप्लाई चेन डिपार्टमेंट का हो, तीसरा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का हो, चौथा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हो, पांचवा आपका फिनेंस डिपार्टमेंट का हो। ऐसा हो सकता है। ऐसे आपके 3 4 5 6 अलग अलग फंक्शनल मैनेजर्स हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा।
अब हर एक फंक्शनल मैनेजर के नीचे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो उस सेक्शन के एक्सपर्ट होते हैं। ओके, हर एक सेक्शन में कुछ एम्प्लॉयज होते हैं फंक्शनल मैनेजर के नीचे। एम्प्लॉय 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 ऐसा लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका चलता रहता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो फंक्शनल मैनेजर हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे। जैसे मान लिया एक फंक्शनल मैनेजर हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का, एक फंक्शनल मैनेजर हो गया क्वालिटी कंट्रोल का, एक हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। ऐसा अलग अलग एक आपका मार्केटिंग का हो सकता है, अलग अलग फंक्शनल मैनेजर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसमें हर फंक्शनल मैनेजर के नीचे ये उस फंक्शन के कुछ स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय होते हैं जिन्होंने उस फंक्शन से रिलेटेड कोई डिग्री ले रखी होती है या फिर उन्हें उस फंक्शन से रिलेटेड कोई जॉब एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के नीचे मैकेनिकल वाले होंगे, बीटेक वाले, मैकेनिकल बीटेक वाले, या फिर डिप्लोमा वाले या आईटीआई वाले हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा आदमी जिसको एक्सपीरियंस हो, भले डिग्री ना हो लेकिन एक्सपीरियंस हो वर्क का। क्वालिटी कंट्रोल में वो लोग हो सकते हैं जिनको मिनी टैब सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर जिनको सिक्स सिग्मा के बारे में, या जिनको टीक्यूएम के बारे में एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में एमबीए वाले हो सकते हैं, या फिर इसमें कई ऐसे मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हो सकते हैं जिनको सप्लाई चेन का जिनको एक्सपीरियंस हो, जिनको इसके बारे में नॉलेज हो, जिन्होंने ऐसी कुछ डिग्री ले रखी हो। तो यहाँ पर हर एक सेक्शन में उसका एक तो फंक्शनल मैनेजर होता है और उस फंक्शनल मैनेजर के नीचे उस सेक्शन के स्पेशलिस्ट एम्प्लॉय होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोगों को उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से अलग अलग फंक्शनल एरिया में असाइन किया जाता है। और जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव मैनेजर या जो जनरल मैनेजर होता है वो इन फंक्शनल मैनेजर्स को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करता है। ओके, वो इन फंक्शनल मैनेजर्स को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करता है, और ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर करता है। और इस टाइप की जो प्रोजेक्ट होती है इसमें ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज्यादा सपोर्टिव प्रोजेक्ट नहीं होता है। इसमें हमेशा फंक्शनल मैनेजर के लेवल पर प्रोजेक्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो प्रोजेक्ट आता है वो फंक्शनल मैनेजर के लेवल पर आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पर नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जब भी ये एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो टॉप पे बैठा है ये किसी फंक्शनल मैनेजर को प्रोजेक्ट थमाता है, प्रोजेक्ट का काम हैंडओवर करता है, तो ये जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं ये अपने अपने फंक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो भी फंक्शनल मैनेजर्स हैं ये अपने अपने फंक्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उस फंक्शन को जिसके ये स्पेशलिस्ट हैं उसको ये ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन का कोई हमारा कहीं पे कोई प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर करना है, मार्केट में बेचना है। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है हमारे पास, या फिर ये हमारे पास ये चश्मा हो गया, ये पेन हो गया, कुछ भी हम लोग सोच सकते हैं। तो ये जो पेन है इसको बिकने के लिए आपको पहले तो इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, इसका क्वालिटी चेकअप करना होगा, इसे मार्केट में पहुंचाना होगा, सप्लाई चेन देखनी होगी, इसकी कॉस्ट तय करनी होगी, कितना इसमें कॉस्ट लग रहा है सब, और कहते हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग काम करते हैं। तो जैसे मान लिया कि इसी पेन का प्रोडक्शन करना है, तो जो क्वालिटी कंट्रोल का जो फंक्शनल मैनेजर है वो इसको कस्टमर को बेचने में जो सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं उन सारे फंक्शंस में से अपने वाले फंक्शन के ऊपर, क्वालिटी कंट्रोल वाले फंक्शन के ऊपर वो ज्यादा फोकस करेगा। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सप्लाई चेन का क्या इशू आ रहा है या फिर प्रोडक्शन वाले की मशीन खराब हो गई है,
वो बस अपना काम दिखेगा कि भाई मुझे बस केवल क्वालिटी चेक करनी है और मैं तो केवल अपने फंक्शन पे ध्यान देता हूँ। ओके, यहाँ पर इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कमांड की एक लंबी चेन होती है, कम्युनिकेशन कमांड की एक लंबी चेन होती है, और ये मोस्ट स्टेबल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये मोस्ट स्टेबल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को यही फंक्शनल मैनेजर ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। लेकिन पर इनकी ज्यादा प्रायोरिटी अपने वाले फंक्शन के ऊपर रहती है, दूसरे फंक्शन के ऊपर इनका ज्यादा फोकस नहीं होता है। इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस टाइप की जो ये स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा सुटेबल होती है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा सुटेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, एक्सपेंशन होता जाता है, यहाँ पर काफी सारे फंक्शनल मैनेजर आ जाते हैं और हर एक फंक्शनल मैनेजर के नीचे काफी सारे वर्कर्स आते जाते हैं, काफी सारे स्पेशलिस्ट आते जाते हैं। तो तब इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की जो असली कमी है वो तब सामने आती है। ओके, अभी यहाँ पर आपको इस डायग्राम में जहाँ आपको 15-16 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर एक हो गया, फिर उसके नीचे ये 3 हो गए, फिर हर किसी के नीचे 3-3, तो इतने छोटे स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। लेकिन जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बड़ा होगा, हर एक फंक्शनल मैनेजर के नीचे 15-15, 20-20 लोग, 50-50 लोग आएंगे, तो वहां पर चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं। और ये इस टाइप का जो, जब ये इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती है तो यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को आती है। ओके फ्रेंड्स, उस केस में यहाँ पर एक तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें लोगों की अकाउंटेबिलिटी सेट करना और उनकी परफॉर्मेंस को जज कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ओके फ्रेंड्स, अकाउंटेबिलिटी सेट करना setting the accountability and judgment of project members performance is a tough job in this type of organization structure। ठीक है फ्रेंड्स, लोगों की अकाउंटेबिलिटी सेट कर पाना कि कौन सा काम जब प्रॉब्लम आएगी तो किस चीज किससे पूछना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर नहीं रहता है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय ने देखा, यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय ये देख रहा है कि भाई ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्शन की, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या कहते हैं, इसको जानता ही नहीं, इनसे कांटेक्ट में ही नहीं रहता है, फंक्शनल में ये मैन्युफैक्चरिंग के फंक्शनल मैनेजर से कांटेक्ट में नहीं रहता है, इनकी टीम से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो उनको वो उन्हें इन्फॉर्म नहीं करता है, वो सिर्फ अपने वाले को, ये सिर्फ इसको इन्फॉर्म करेगा इस इशू के लिए। लेकिन भाई ये वाला फंक्शनल मैनेजर, क्वालिटी वाला फंक्शनल मैनेजर पता नहीं इसके ऊपर कुछ एक्शन ले या ना ले, इन चीजों को सेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइज्ड, प्रोजेक्टाइज्ड या फिर प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सबसे ऊपर हमारा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ होता है। ओके,
सबसे ऊपर एक सीईओ होता है और उसके नीचे कई सारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। उसके नीचे ये कई सारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं? ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं अलग अलग। ओके, ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं इसके नीचे, और हर प्रोजेक्ट मैनेजर के नीचे कुछ एक स्टाफ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ होता है। देखिए होता क्या है कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कंपनीज क्या करती हैं कि प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कंपनीज प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाती हैं। प्रोजेक्ट और ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाती हैं। और अक्सर कभी कभी क्या होता है कि अक्सर यहाँ पर 3 4 5 6 प्रोजेक्ट मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं। यही प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं ये पूरे पूरे प्रोजेक्ट को कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं। हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर का अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा इसका होल्ड रहता है, काफी ज्यादा कमांड रहता है। ओके फ्रेंड्स, प्रीवियस वाले केस में हमने क्या देखा था? प्रीवियस केस में हमने देखा था कि हर एक जो हमारा फंक्शनल मैनेजर था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि हर एक फंक्शनल मैनेजर अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से इश्यूज के ऊपर प्रायोरिटी देता था या इश्यूज के ऊपर ध्यान देता था या नहीं देता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमने डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर्स को ही सारी चीज थमा रखी है। और लेट अस सपोज यहाँ पर एक आपका जनरली क्या होता है कि ये इस टाइप का जो केस होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी साइज की जो कंपनियां होती हैं, बिग साइज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कई चीजों में डील करती हैं, उनमें ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जैसे मान लिया कि हमने कोई एक हिमालय का कोई, हम लोग हिमालय कंपनी जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो हिमालय कंपनी के आपके हेल्थ के प्रोडक्ट भी आते हैं, इसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इसके फूड प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो हिमालय कंपनी हो गई, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर पूरा हेल्थ के जितने भी हेल्थ रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको देख रहा है। एक आदमी केवल कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीजों को देख रहा है, एक आदमी फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड चीजों को देख रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट मैनेजर अलग अलग सेक्शन को मॉनिटर करता है, और ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं ये खुद से ही मैनेज कर लेते हैं चीजों को। ओके, पिछले वाले स्ट्रक्चर में क्या होता था? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो स्टाफ होता था वो फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करता था, लेकिन पर यहां पर इस प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में स्टाफ का ध्यान पर्सनल स्पेशलाइजेशन पर नहीं जाता है।
ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर इनका ध्यान पर्सनल स्पेशलाइजेशन पे नहीं जाता है, लेकिन पर इसका एक नुकसान भी होता है। इसका एक नुकसान ये होता है कि जब भी यहाँ पर ये एक ओवरहेड क्रिएट हो जाता है, एक ओवरहेड क्रिएट हो जाता है। ओके, जैसा क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग यही हिमालय कंपनी है या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है या हिंदुस्तान यूनिलीवर है या फिर पतंजलि कंपनी है, तो इसमें क्या होता है, ऐसी कंपनियां कई सारे सेगमेंट में डील कर रही हैं, काफी सारी चीजें बना रही होती हैं। ओके, तो जैसे मान लिया कि हमने ये तीन चीजें हमने देखी, एक हेल्थ, एक कॉस्मेटिक और एक फूड इंडस्ट्री, ये तीन चीजों को हमने देखा। तो जब तक ये तीनों प्रोजेक्ट चलते रहेंगे तब तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक ये तीनों प्रोजेक्ट चलते रहेंगे तब तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब इन तीनों में से कोई एक या दो प्रोजेक्ट बंद होगा, जब कोई एक या दो प्रोजेक्ट बंद होगा, तो उन प्रोजेक्ट के बंद होने की वजह से उन प्रोजेक्ट में जो भी एसोसिएटेड स्टाफ है, जैसे मान लिया कि ये वाला प्रोजेक्ट बंद हो गया, ओके, तो ये जो स्टाफ है ये स्टाफ खाली हो जाएगा। अब इसके पास कोई काम नहीं बचेगा, तो इन लोगों को कहां पे लगाया जाए, क्योंकि ये लोग तो फूड वाले प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट बंद हो गया, तो अब क्या किया जाए। तो ये लोग जब खाली हो गए हैं तो कंपनी को इन लोगों को निकालना पड़ता है। तो ये इसमें ये एक प्रॉब्लम वाली बात आती है, जिससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी बेस्ट स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं। हम लोग जो तीसरा स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर एक बेस्ट स्ट्रक्चर है। ओके, यहां पर क्या होता है, यहां पर सबसे ऊपर तो टॉप मैनेजमेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट रहता है, उनके नीचे क्या होता है कि हम लोग हॉरिजॉन्टली 3 4 5 मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं। ये मैनेजर्स अलग अलग फंक्शन के होते हैं। कोई एक मैन्युफैक्चरिंग का मैनेजर है, कोई दूसरा मैनेजर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है, कोई तीसरा मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का है, कोई चौथा मैनेजर फिनेंस डिपार्टमेंट का है, ओके, ऐसा कुछ आ गया यहां पे। उसके बाद यहां पर हम लोग वर्टिकल वे में कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भी अलग से अपॉइंट करते हैं। जैसा कि मान लिया ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर ए, ये दूसरा आ गया यहां पर एक और प्रोजेक्ट मैनेजर, ये हो गया बी वाला, अब ये एक और आया प्रोजेक्ट मैनेजर, ये आ गया सी वाला। ओके, तो ये जो तीनों टाइप के प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, इसमें क्या हुआ
ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग का स्टाफ नंबर 1। ये आ गया मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ नंबर 3। ओके, ये लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा फायदेमंद यही है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी इसी का है। ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से डिजाइन की गई है कि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों के ही फायदों को लेती है। थोड़ा टाइम लग रहा है, पेशेंस रखिए। एक बार ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाए फिर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर किस तरीके से अरेंजमेंट बनता है। फाइनेंस का स्टाफ 1 नंबर का, फिर फाइनेंस स्टाफ 2 नंबर का, फिर फाइनेंस स्टाफ 3rd नंबर। ओके, ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसा कुछ आ जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन के सामने आ गया है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज द ब्लेंड ऑफ बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द ब्लेंड ऑफ बोथ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, जो अभी तक प्रीवियस 2 जो हमने डिस्कस किए हैं उन दोनों का ये मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं या जो स्टाफ है वो भले ही क्या कहते हैं फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो एक प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स,
जैसे मान लीजिए ये जो स्टाफ है, अगर सप्लाई चेन का कोई इशू आया, अगर सप्लाई चेन का कोई इशू आया, तो ये जो स्टाफ है हमारा, ये स्टाफ भले ही रिपोर्ट करेगा इस मैनेजर को, लेकिन इसके साथ साथ ये इस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है, तो इंफॉर्मेशन इस तक भी पहुंचेगी। अब इस प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को मैन्युफैक्चरिंग वालों के साथ या क्वालिटी वालों के साथ या फिनेंस वालों के साथ शेयर करे या ना करे, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ये सबसे अच्छे टाइप का प्रोजेक्ट को किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए ये सबसे अच्छे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर माना जाता है। इसका रीजन ये होता है कि इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हर एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है, हर एक, हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को वर्टिकली अरेंज करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं हमारे पास, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, इनको देखिए हमने वर्टिकली अरेंज कर रखा है। ओके, इनको वर्टिकली अरेंज कर रखा है, और फंक्शनल मैनेजर्स को हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज कर रखा है। अलग अलग डिपार्टमेंट का जो स्पेशलिस्ट मैनेजर है, इनको हॉरिजॉन्टल वे में अरेंज कर रखा है। ओके, तो ये क्या होता है कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है, प्रोजेक्ट मैनेजर ए के साथ इसके साथ ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ नंबर 1 है, सप्लाई चेन स्टाफ नंबर 1, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ नंबर 1 और फिनेंस स्टाफ नंबर 1, ये जो लोग हैं, ये लोग इस प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ, ये लोग प्रोजेक्ट मैनेजर ए के साथ ये लोग काम करेंगे और इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ ये मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ 1, सप्लाई चेन स्टाफ 1, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ 1 और फिनेंस स्टाफ 1, भले ही ये 1 वाले चारों लोग प्रोजेक्ट मैनेजर ए के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये लोग अपने जो इनका जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, कि मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर को, सप्लाई चेन स्टाफ जो वो सप्लाई चेन के मैनेजर को भी अपनी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपनी रिपोर्टिंग करते रहेंगे। अब आप अगर इस स्ट्रक्चर को वर्टिकली अगर आप देखें, ओके, इस स्ट्रक्चर को आप वर्टिकली जब देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को जब आप वर्टिकली देखोगे, तो क्या होगा, आप पाओगे कि वर्टिकल देखने पर ये एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपको दिख रहा है। ओके, वर्टिकली देखने पर ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आपको एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से दिखाई देगी। वहीं जब आप हॉरिजॉन्टली देखोगे, आप जब हॉरिजॉन्टली देखोगे, ऊपर वाले 4 छोड़ दो, ये जब आप इसको देखोगे, हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हो, वर्टिकली देख रहे थे तो ये आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से दिख रहा था। हॉरिजॉन्टली देखोगे
तो ये आपको प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसा दिखाई देगा, ठीक है, प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसा दिखाई देगा। इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मेन बेनिफिट ये होता है कि जब भी कोई एक या एक से ज्यादा प्रोजेक्ट जब कभी खत्म होते हैं तो उस प्रोजेक्ट में लगे हुए जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से बड़ी आसानी से तीसरे या चौथे प्रोजेक्ट में या किसी और प्रोजेक्ट में, जैसे मान लीजिए एक खत्म हुआ तो दूसरे तीसरे में, पहला दूसरा खत्म हुआ तो तीसरे चौथे में, ये इन लोगों को इनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से लगा दिया जाता है और एम्प्लॉयज को भी कोई खास नुकसान नहीं होता है। जो आदमी पहले से सप्लाई चेन का काम कर रहा था, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन का काम करे, चाहे वो आपका कहते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के सप्लाई का काम करे या फिर किसी क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के सप्लाई चेन का काम करे, उसको क्या फर्क पड़ता है, वो तो पहले भी सप्लाई चेन का काम करता था, अभी भी करता रहेगा। जो फाइनेंस वाले लोग हैं वो लोग पहले भी यही करते थे, अभी भी करते रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी वाले लोग भी धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाते हैं और उनका भी काम चलता रहता है, मशीनें तो चलानी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लोग इनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ये लोग यहाँ वहां दूसरी जगह सेट किए जा सकते हैं। इसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान, ये वर्कर को भी नुकसान नहीं होता और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको भी बार बार पुराने एम्प्लॉयज को निकालना नहीं पड़ता है और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज रहते हैं ये सारे के सारे अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाते हैं। ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये बेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर माना जाता है। इट इज द बेस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम अक्सर ये आती है कि जो रिसोर्स होता है, जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय हमेशा कंफ्यूज रहता है कि वो एक्चुअल में किसी प्रॉब्लम के लिए किसको रिपोर्ट करे। ओके, एक्चुअल में किसको रिपोर्ट करे ये चीज समझ में नहीं आती एम्प्लॉय को। अगर एक ही टाइम पर दोनों ही बॉस उसको अगर बुला रहे हैं, कोई काम देने चाहते हैं कि 10 बजे एक बार को, तो ये मान लीजिए कि किसी दिन ऐसा हुआ कि मंडे को 10 बजे प्रोजेक्ट मैनेजर ए ने भी कोई मीटिंग रख दी है और उसी दिन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर ने भी कोई मीटिंग रख दी है 10 बजे ही, मंडे को 10 बजे दोनों ने मीटिंग रखी है। तो ये जो स्टाफ मेंबर है ये किसकी मीटिंग में जाए, किसको रिपोर्ट करे, किसको अपनी प्रॉब्लम बताए, ये चीज समझ में नहीं आता है। ये स्टाफ जो होता है इसको ये समझ में नहीं आता है कि दोनों में से किसके काम को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, किसके ऑर्डर को पहले माना जाए, दूसरे वाले को किसको बाद में पूरा किया जाए। यहां पर क्या होता क्या है कि जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है तो लोग सबसे पहले सामने आते हैं और वर्कर को बुलाते हैं, और वहीं जब कोई रिलैक्सेशन देना होता है, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होती है, जैसे मान लीजिए वर्कर को छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी चाहिए तो वो किससे मांगे, तो दोनों ही कहते हैं यार उनसे बात कर लो, देखो अगर वो दे दें तो मैं दे दूंगा, और वो कहते हैं यार उनसे बात कर लो, देखो अगर वो दे दें तो मैं भी छुट्टी दे दूंगा। तो लोग इस तरीके से परेशान करते हैं। जब कोई फैसिलिटी देनी होती है तो जो टॉप मैनेजमेंट होता है या जो मिडिल मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट तो नहीं, टॉप मैनेजमेंट तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ये जो मिडिल मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट मतलब कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स और ये जो फंक्शनल मैनेजर्स है, इन लोगों को जब कोई वर्क सौंपना होता है, कोई वर्क हैंडओवर करना होता है तो ये लोग बॉस बन जाते हैं। और जब कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होती है, जैसे मान लीजिए वर्कर्स बोले कि सर बहुत ज्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है मई जून में, एसी लगवा दीजिए ऑफिस में, तो प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि भाई अपने तुम फंक्शनल मैनेजर से बात करो, और फंक्शनल मैनेजर कहता है यार तुम तो उनके प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो ना, तुम उनसे बात करो। तो ये चीजें कई बार डिफरेंस आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी में क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी 3 टाइप की होती हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस भी 3 टाइप की होती हैं जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी देखा जाए तो इसमें एक आपके पास फर्दर ये 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी बैलेंस्ड, और तीसरी वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, तो वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग इनके क्या करते हैं,
इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करना जरूरी रहता है, तभी हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई क्या वहां पर ये स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स या बैलेंस मैट्रिक्स या वीक मैट्रिक्स क्या होती है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं ये जो हमने तीनों टाइप के जो हमने प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखे हैं, इनके अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इनके इंडिविजुअल एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, आइए ये देखते हैं। देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, सबसे पहला फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जो कैरियर पाथ होता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है, क्लियरली डिफाइंड कैरियर पाथ। ओके, वहीं यहां पर आपको वर्कर को स्किल डेवलपमेंट के हाई चांसेस मिलते हैं। स्पेशलाइजेशन करने या स्किल डेवलपमेंट के हाई चांसेस मिलते हैं। इस केस में जो वर्कर होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। ओके, मोर फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स होती है। और क्योंकि केवल एक ही मैनेजर होता है, केवल एक ही मैनेजर होता है, तो इसलिए कंफ्यूजन का कोई केस नहीं आता, नो कंफ्यूजन। ओके, केवल एक ही आदमी को रिपोर्ट करना है, वही हमको छुट्टी भी देता है और वही हमसे काम भी करवाता है। तो किससे छुट्टी लेनी है, किससे काम और किसको काम के लिए रिपोर्ट करना है, ये दोनों एक ही आदमी होने से काफी सारी क्लियरिटी होती है, वर्कर्स के लिए काफी आसान हो जाता है। वहीं अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो यहां पर क्या होता है, डिसएडवांटेज में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की डिसएडवांटेज में देखा जाए कि जो डिपार्टमेंटल वर्क होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इन कंपेयर टू द प्रोजेक्ट वर्क। ओके, प्रोजेक्ट में भले ही सप्लाई चेन का इश्यू आ रहा है, लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल वाला आदमी है, जो क्वालिटी कंट्रोल का जो फंक्शन मैनेजर है, वो तो भाई बस अपने ही फंक्शन को देखता है, दूसरे के फंक्शन को प्रायोरिटी नहीं देता है। ओके, तो यहां पर ये एक प्रॉब्लम आती है, तो इसमें लिख लीजिएगा डिपार्टमेंटल वर्क gets high priority than project work। प्रोजेक्ट वर्क से ज्यादा प्रायोरिटी यहां पर आपको मिलती है। यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में आगे बढ़ने का कोई कैरियर पाथ वर्कर को दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ एक फंक्शनल डिपार्टमेंट का ही स्पेशलिस्ट बन पाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्पेशलिस्ट नहीं बन पाता। ओके, तो ये अपने अपने फायदे और नुकसान है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या फायदा और क्या नुकसान है, यहां पर फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, यहां पर केवल एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उस प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल बना रहता है। ओके, और ऐसे ही
जो भी स्टाफ होता है, जो भी रिसोर्स होता है, उसकी प्रोजेक्ट की तरफ, प्रोजेक्ट की गोल की तरफ ज्यादा लॉयल्टी बनी रहती है। ओके, प्रोजेक्ट गोल की तरफ ज्यादा लॉयल्टी इनकी बनी रहती है। इंडिविजुअल गोल को फोकस नहीं करते हैं। जो इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन होती है, उस इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन के गोल पर फोकस नहीं करते हैं। अब होता क्या है, यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि यहां पर जो वर्कर होते हैं उनका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हो। लेस इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ओके, देखिए क्या होता है कि यहां पर आप प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जो भी स्टाफ काम कर रहा है, तो किसी एक आदमी को ही आपने, एक ही आदमी को आपने किसी दिन हो सकता है उसी आदमी को आपने एक दिन क्वालिटी का काम दे दिया, एक दिन सप्लाई चेन का काम दे दिया, एक दिन मैन्युफैक्चरिंग का काम दे दिया। तो उस वर्कर की जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती है, और इस वजह से यहां पर हमको उस रिसोर्स का, उस वर्कर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने का मौका नहीं मिलता है। ओके, अब यहां पर जब काम खत्म हो जाता है तब कोई जगह नहीं बचती है आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। उसके बाद कोई जगह नहीं बचती है। तो ये चीजें हैं यहां पर। जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो वर्कर्स को जाना पड़ता है, उस वाले प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड जो स्टाफ रहता है उसको बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए कोई जगह नहीं बचती है। ये एक डिसएडवांटेज है। एक और अगर डिसएडवांटेज देखें तो लिमिटेड एंड डिफ्यूज्ड स्किल डेवलपमेंट होता है। ओके, एक ही वर्कर से अगर आप सारे काम करवाते हो, अगर एक ही टीचर आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, वही केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, वही मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा है, तीनों चीजें एक ही टीचर पढ़ा रहा है, तो वो किसी भी एक सब्जेक्ट का सुपर एक्सपर्ट फैकल्टी नहीं बन पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वजह से इस बात की कोशिश की जाती है कि लोगों से सिर्फ एक ही काम करवाया जाए। ओके, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहां पर आपको, अब पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स जैसे मान लीजिए अपने बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि पापा पढ़ाएंगे साइंस और मम्मी पढ़ाएंगी मैथमेटिक्स, और उसके बाद फिर हिंदी इंग्लिश के लिए चाचा चाची आएंगे या बगल के पड़ोसी आएंगे। ऐसा नहीं, वही काम सभी लोग, वही पेरेंट्स ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो वहां पर फिर बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं आ पाती है, ऑब्वियसली नहीं आ पाती है, और क्या। तो अब देखते हैं, आगे देखते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के भी देख लीजिए एडवांटेज डिसएडवांटेज, जल्दी से देखिए। यहां पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है। ओके, कोऑर्डिनेशन, जो प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर हैं उनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहता है। ओके, एक और अगर एडवांटेज देखें तो
यहां पर हम लोग रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जो भी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे देते हैं, उनकी स्किल भी अच्छे से डेवलप करा देते हैं, और फिर उनके पास उनके ऊपर अच्छा खासा वर्कलोड भी दे देते हैं, जिसकी वजह से इन केस में, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के केस में, रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है? इस केस में, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के केस में, कॉन्फ्लिक्ट होने के काफी चांसेस होते हैं, क्योंकि एक ही वर्कर को प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है, फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है। तो एक ही वर्कर का जो इशू है, जैसे मान लीजिए किसी दिन कोई वर्कर है, वो क्या कहते हैं, किसी दिन प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि भाई तुम आज के दिन एक्स्ट्रा रुक जाओ और तुम एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लो आज के दिन, और कल भले तुम छुट्टी मार लेना। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये कह दिया, लेकिन फंक्शनल मैनेजर से बात नहीं करी। तो अगले दिन अगर वो आदमी नहीं आएगा, जो वर्कर है भाई, एक दिन अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करेगा तो या तो आप उसको एक्स्ट्रा पैसा दीजिए और या तो आप उसको अगली छुट्टी दीजिए, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं आ रहा है तो फंक्शनल मैनेजर परेशान होगा, फिर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रहेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बन जाते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, यहां पे वर्कर्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि किसको रिपोर्ट करें, किसके ऑर्डर को प्रायोरिटी दें, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किससे कांटेक्ट करें। यहां पर इस मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के केस में कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और एक्स्ट्रा वर्क जो होता है वो भी बढ़ जाता है। वर्कर बाकी दोनों केस में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के केस में सिर्फ फंक्शनल मैनेजर से वर्कर बात करे, अपनी छुट्टी ले और जाए। यहां पर सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करे, अपनी छुट्टी ले और जाए। लेकिन इस केस में, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के केस में, एक वर्कर को प्रोजेक्ट मैनेजर से भी छुट्टी लेनी पड़ेगी और जो फंक्शनल मैनेजर है उससे भी छुट्टी लेनी पड़ेगी, दोनों से साइन कराना पड़ेगा। अब दोनों में से एक दिन, मंडे को तो प्रोजेक्ट मैनेजर राजी था, तैयार था कि ठीक है भाई तुम मंडे को मत आना, मैं भी नहीं आने वाला हूं मंडे को, और अगर तुम भी नहीं आते हो तो प्रोजेक्ट, जब मैं ही नहीं आऊंगा तो कोई काम तो रहेगा नहीं, तो तुम लोग भी चाहो तो छुट्टी कर सकते हो। लेकिन उस दिन भाई फंक्शनल मैनेजर आ रहे हैं, तो फंक्शनल मैनेजर ने कहा अरे ऐसे कैसे, नहीं हमें तो आना ही है, आप ऐसा करो कि आप थर्सडे को छुट्टी मार लेना, मैं थर्सडे को नहीं आऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर ने ऐसा बोला। तो अब ये जो स्टाफ है वो किसकी बात सुने? वो यहां पर उसको दोनों लोगों से बात करनी पड़ेगी, दोनों लोगों को अपना मैटर समझाना पड़ेगा कि सर आप लोग अपने इंडिविजुअल हिसाब से मत चलिए, मुझे दोनों जगहों पे देखना पड़ता है, और यहाँ पर दोनों लोगों के हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो आप लोग मेरे इस प्रॉब्लम को समझिए और तब आप उस पर कोई फाइनल डिसीजन लीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, इस वजह से ये एक मेजर डिसएडवांटेज इस केस में हमको देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे मान लिया कि 31 मार्च है, किसी साल का आखिरी, किसी फाइनेंशियल ईयर का आखिरी वर्किंग डे है, और उस दिन मैन्युफैक्चरिंग वाला कहता है कि भाई आओ चलो, क्या कहते हैं, आज एकदम फाइनल अपना टारगेट एकदम कंप्लीट करना है, साल का आखिरी दिन है, ठीक है ना, जो भी थोड़ी बहुत कुछ कमी बची हुई है उसको, या महीने का आखिरी दिन है, मान लीजिए किसी महीने का आखिरी दिन है, तो महीने का आखिरी दिन ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ये कहता है कि भाई आप लोग क्या कहते हैं, अपने प्रोजेक्ट को खत्म कीजिए, सारे काम को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आज के दिन में निपटा दीजिए, ताकि कल से, अगले दिन से, मंथ के फर्स्ट डे से हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। और वहीं 31 तारीख को ही, हर मंथ के आखिरी दिन, जो एचआर मैनेजर है वो भी बुलाने वाला है, वो बुलाता है, कहता है कि भाई आज जरा आपने महीने भर में कितनी छुट्टी मारी है, कितने दिन ओवर टाइम किया, कितने दिन
जल्दी चले गए, इन चीजों का हिसाब कीजिए और अपनी सैलरी बनवा लीजिए। तो अब वर्कर करे क्या, वर्कर किस तरीके से दोनों लोगों को मैनेज करे। तो ये जो एक्स्ट्रा ओवरहेड है यहाँ पर इस केस में जो बढ़ जाते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देती हैं और ये वर्कर को बहुत प्रॉब्लम में डाल देती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। 3 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। हमने ये तीनों डिस्कस कर लिए और इन तीनों के हिसाब से हमने इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लिए, इनका पूरा हमने डिजाइन देख लिया, पूरा डायग्राम देख लिया। तो ये काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर एक चीज बचती है, ये जो हमारा जो तीसरा चीज जो बचता है, ये जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की जो 3 टाइप है, 3 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड और वीक। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड वीक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इन चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आने वाले आगे के किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जरूरी नहीं है कि कल ही वाला हो, बाद में कभी देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।